Okay, so Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today is 24th of March. So this data set is uploaded in your drive. You have to access that drive and supply chain के folder में you will get that data. ये जो data है ये primarily it's regarding supply chain, right? और supply chain को obviously एक you need to have the business knowledge for the supply chain to understand this data. So हम पहले केस में हम ये करेंगे कि we are going to look at the all the variables to understand what's going on. ठीक है, तो मैंने इसकी width बढ़ा दी है. तो let's look at the data to really understand. तो project code obviously supply chain में we have purchase requisitions and purchase orders, and we have the order being given and we have the order being delivered etc. और उसके साथ आपके पास कुछ dimensional data होता है. ठीक है, तो प्रोजेक्ट कोड का अभी हम बहुत क्लियरली तो नहीं बता सकते कि क्या है. तो प्रोजेक्ट कोड मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को इंडिकेट कर सकती है. तो बस लेट सपोज के इट इज़ द कोड ऑफ एन ऑर्डर. सही है. अच्छा, पी क्यू का मतलब होता है परचेज रेक्विजिशन. तो जो क्लाइंट होता है वो पहले जो है वो वेंडर को वेंडर क्लाइंट को परचेज रेक्विजिशन भेजता है और क्लाइंट फिर वेंडर को परचेज ऑर्डर भेजता है कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए. ठीक है, तो परचेज ऑर्डर मींस दैट और परचेज पी क्यू मींस परचेज रेक्विजिशन इन माय ओपिनियन, जहाँ तक मुझे मालूम है. ठीक है. अच्छा, ASN DNN दिस इज अगेन सम आइडेंटिफायर जिसका मतलब हमें मालूम नहीं है क्योंकि वी डोंट हैव दैट बैकग्राउंड नॉलेज. लेकिन वी कैन सी कि वी हैव 5 आइडेंटिफायर्स: ID, प्रोजेक्ट कोड, PQ नंबर. खैर, PQ नंबर और PO नंबर तो दे आर सेपरेट थिंग्स, बट ASN DN नंबर, प्रोजेक्ट कोड एंड ID, तो ये 3 डिफरेंट हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं. और वी विल हैव टू सी कि हमें एनालिसिस में कौन सा हमें यूज करना है. ठीक है. देन वी हैव द कंट्री. ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, फार ईस्ट की भी हैं, और ये तो सारे अफ्रीका के नाम हैं. और देयर माइट बी अदर कंट्रीज एज वेल. इट सीम्स के सारे अफ्रीकन कंट्रीज का ये डेटा है. ठीक है, यू कैन सी देयर नेम्स. अच्छा, मैनेज्ड बाय PMO US. प्राइमरीली मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादातर PMO US, वी गॉट अराउंड 10,000 रोज. तो PMO US है, लेकिन हम इसमें फिल्टर लगा के देख सकते हैं कि किस चीज़ का यानी इसमें हिसाब किताब हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डेटा. तो यू कैन सी के हाइटी फील्ड ऑफिस, एथियोपिया फील्ड ऑफिस, साउथ अफ्रीका फील्ड ऑफिस एंड PMO US. लेकिन लग ऐसे रहा है कि ज़्यादातर जो है ना वो PMO US के हैं. ठीक है. और अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब जब आप क्लीनिंग करते हैं डेटा की, तो ये जो छोटी छोटी स्मॉल फ्रीक्वेंसी के जो वैल्यूज होती हैं दे माइट गेट फिल्टर्ड आउट. सही है. तो उसमें हमारी मजबूरी होती है. तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, देन व्हाट वी नीड टू डू इज कि इसके डेटा को या हमें अलग करना पड़ेगा या फिर हमें इसको किसी तरह से सेव करना पड़ेगा कि ये डेटा आपका कभी भी डिलीट ना हो. आज जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें ये डेटा डिलीट हो जाएगा सारा. ये जो वैल्यूज है ना, एथियोपिया फील्ड ऑफिस, हाइटी फील्ड ऑफिस, साउथ अफ्रीका फील्ड ऑफिस, ये हमारी वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी जब हम मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो रियल लाइफ में ऑब्वियसली आपको ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि ऐसा ना हो. ठीक है, या फिर आपके प्रोजेक्ट में आपको इंश्योर करना पड़ेगा. फुलफिल वाया, दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि हमारे उसमें है कि किससे फुलफिल वाया हुआ. तो अब इसका भी हमें मतलब सही तरह पता नहीं है, लेकिन दिस सीम्स टू बी अ कैटेगोरिकल वेरिएबल जो हमारे काम का है. डायरेक्ट ड्रॉप हुआ, या इस पे भी हम अगर फिल्टर लगा के देख लें तो वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्या हो रहा है. तो फुलफिल वाया के अंदर आपके पास डायरेक्ट ड्रॉप और फ्रॉम RDC ये दो है. RDC का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जिसको वेयर हाउस कहते हैं, या फिर डायरेक्ट ड्रॉप हुआ. डायरेक्ट ड्रॉप का मतलब है कि RDC में नहीं था बल्कि स्टॉक में था, तो आपने जाके डायरेक्टली ड्रॉप कर दिया. और RDC का मतलब है कि RDC से आपको उसकी जो है ना वो हेल्प लेनी पड़ गई. ठीक है. अच्छा, वेंडर इनको टर्म जो है ना वो बेसिकली एक आपका ये सप्लाई चेन का एक टर्म है, इनको टर्म. एंड दीज मीन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ये जो आपकी ये जो क्या कहते हैं, इसके मैं आपको दिखा देता हूँ, या आप गूगल कर लीजिएगा. ये जितने भी हैं CIF, CIP, DAP, DDP, DDU, EXW, ठीक है, ये प्राइमरीली जो है ना ये डिफरेंट इनको टर्म्स हैं. ये सप्लाई चेन की एक स्टैंडर्ड टर्म है. और द वे द सप्लाई चेन प्रोसेस रोल्स आउट, तो दीज
these abbreviations mean different things. ये आप अभी भी गूगल करके देखेंगे तो आपको इसका जो है ना वो पता चल जाएगा कि इनका क्या मतलब। मैं अभी नहीं जा रहा उस तरफ, लेकिन आई लीव दैट टू यू कि आप उसको देखें कि इन टर्म्स का सप्लाई चेन के मायनों में क्या मसला है। एक ही एक्सेप्शन है, नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम आरडीसी, कि अगर आरडीसी से कोई चीज आ रही है तो उस पर कोई इनको टर्म लगती नहीं है, अदरवाइज वो इनको टर्म्स उस पर एप्लीकेबल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इनको टर्म बेसिकली सप्लाई चेन की टर्म है जो बैकग्राउंड नॉलेज से आपको हासिल हो जाएगी। इसी तरह आपके पास शिपमेंट मोड है। अच्छा, फिल्टर तो खैर सब पे अप्लाई कर देना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो मैंने उस पर भी किया नहीं है। अच्छा, अब आ गया सबके ऊपर। तो शिपमेंट मोड आप देखें कि एयर, एयर चार्टर, नॉट एप्लीकेबल, ओशन एंड ट्रक। ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल प्रॉब्ली उनके उन चीज के लिए होगा जिसमें जो है ना वो EXW है। ये बहरहाल ये तो अंदर की कहानी होगी। अच्छा, PQ फर्स्ट सेंड टू क्लाइंट डेट, कि क्लाइंट को सबसे पहले परचेज रेक्विजिशन भेजा गया, ठीक है, उसकी डेट क्या थी। अब आप अगर डेट्स को देखें तो अब इसके अंदर ये डेट नॉट कैप्चर्ड का बेसिकली एक आ रहा है और प्री PQ प्रोसेस का एक लेबल आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा आपका डेट का कॉलम नहीं है, बल्कि कुछ मौकों पे डेट कैप्चर नहीं हुई और कुछ मौकों के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है कि प्री PQ प्रोसेस है, यानी परचेज रेक्विजिशन से पहले का ये प्रोसेस है। तो इसमें भी डेट किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो अगर हम एज अ डेट इस कॉलम को एनालाइज करना चाह रहे हैं तो हमें ये प्री PQ प्रोसेस और डेट नॉट कैप्चर्ड को हमें थोड़ा सा उसको डील करना पड़ेगा। ठीक है, वी विल हैव टू डील विद दैट। इसी तरह जब आप PO सेंड टू वेंडर को देखें तो PO सेंड टू वेंडर में भी यही हिसाब किताब है कि डेट नॉट कैप्चर्ड एंड नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम RDC। तो इस कॉलम को हम एज अ डेट एनालाइज नहीं कर सकेंगे जब तक हम इन दो वैल्यूज को डिलीट ना कर दें। ठीक है, और अगर हम डिलीट करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि डिलीट करने का मतलब ये है कि बहुत सारा डेटा आपका हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमें एक तरतीब ये हो सकती है कि हम दो डिफरेंट डेटा सेट्स बना लें और दो डिफरेंट डेटा सेट्स के अंदर जो है ना हम बेसिकली जो है ना वो एक में हम वो रखें, एक में हम ना रखें। इस तरह करके हमें कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी देखना पड़ेगा कि ये डेट नॉट कैप्चर्ड की वैल्यू काउंट्स वगैरह कितनी है ताकि हम उसको समझ सकें। बहरहाल ये स्केड्यूल डिलीवरी डेट कि आपकी जो क्लाइंट के पास चीज़ें कब पहुंच जाएंगी, और उसके बाद जो है ना डिलीवर्ड टू क्लाइंट, कि क्लाइंट के पास इसकी डिलीवरी कब आई। ये जैसे 2 जून को था तो 2 जून को आ गया। ठीक है, 14 नवंबर को था तो 14 सॉरी स्केड्यूल डिलीवरी, और कि कब पहुंचना चाहिए था और कब पहुंच गया, और डिलीवरी रिकॉर्डेड डेट। ये इसका भी कुछ मतलब हो सकता है कि डिलीवरी रिकॉर्डेड डेट क्या थी। इन मोस्ट केसेस इट सीम्स इक्वल टू डिलीवर्ड टू क्लाइंट डेट। ठीक है, सीम्स इक्वल टू दैट। ठीक है, आगे आपका क्या है, आगे आपका है प्रोडक्ट ग्रुप। अब प्रोडक्ट ग्रुप क्या है, ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट आप डिलीवर कर रहे हैं उसकी आपने ग्रुपिंग की है। ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, अपेरेंटली ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अगर आप आगे देखेंगे आइटम डिस्क्रिप्शन को, HIV, लैमिवुडीन, स्टैबुडीन, दिस सीम्स लाइक नेम्स ऑफ मेडिसिन। तो ये उसके प्रोडक्ट ग्रुप की क्लासिफिकेशंस हैं, यानी ये उसके ग्रुप की टाइप्स हैं। आप इनका मतलब अगर बनता है तो आप ऑनलाइन इसका मतलब देख सकते हैं, मैंने वो नहीं देखा है क्योंकि एज अ प्रोजेक्ट अगर आप करेंगे तो फिर आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। ये उसकी सब क्लासिफिकेशन है कि ये HIV टेस्ट है, ये पीडियाट्रिक की दवाई है, ये भी टेस्ट है, एडल्ट के लिए है, पीडियाट्रिक वटेवर। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट ग्रुप और सब क्लासिफिकेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, उसके बाद आपका वेंडर का नाम आ जाता है। तो दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वेंडर्स जो कि आपके पास हैं। तकरीबन आपके पास मेरे ख्याल में 100-150 ये वेंडर्स हैं जो कि ये आपके पास आ सकते हैं। तो ये अब आप देख रहे हैं कि इसके लिए अभी हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अभी हम इस कॉलम को डिलीट करना भी पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, आइटम डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो उन्होंने पूरा, यहाँ पे हमने जैसे देखा था कि HIV का टेस्ट है, HIV के टेस्ट के बारे में उन्होंने तफसील बताई हुई है कि क्या है एंटीबॉडी टेस्ट। ये 30 टेस्ट आपने लिए एक्सेप्ट, नेविरापीन, और ये सब चीज़ें फिर उसके हिसाब से चल रही हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप मॉलिक्यूल टेस्ट टाइप देखें तो ये मजीद जो ऑर्डर है उसकी मजीद एक क्लासिफिकेशन है कि उसकी टाइप क्या है। ठीक है, फिर आप ब्रांड को देखें तो ब्रांड, एक उसका ब्रांड भी आ जाता है कि जो दवाई है उसका ब्रांड क्या है। तो ब्रांड क्या आप देखेंगे तो ये एलूविया, एट्रिप्ला, और ये सारी चीज़ें आपकी ब्रांड्स के अंदर आ रही हैं जो कि एनालिसिस के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद डोजेज कितनी है, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें नॉट एप्लीकेबल पे आ रही हैं और बाकी जो डोजेज हैं वो मिलीग्राम, कितने मिलीग्राम है, ठीक है, कितने से कितने मिलीग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें यहाँ आ रही। डोजेज किस तरीके से लेनी है, यानी उसकी टाइप क्या है, कैप्सूल, च्यूएबल टैबलेट है, च्यूएबल टैबलेट विद FDC है,
डिलेड कैप्सूल है, इंजेक्शन है, ओरल पाउडर है, टैबलेट है, मुख्तलिफ किस्म की टेस्ट किट है, एंसिलरी वगैरह सब कुछ, ये सब चीज़ें फिर आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। आगे फिर आपका क्या है, यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर विद रिस्पेक्ट टू पर पैक। पर पैक आपका यूनिट ऑफ मेजर कितना है, तो पर पैक जो है ना 30, अब जैसे यहाँ लिखा था प्रॉब्लली 30 टेस्ट, ठीक है। तो ये 30 टेस्ट है, तो पर पैक ही आपको 30 मिले, एक पैक के अंदर 30 मौजूद है। और ये पर पैक जो है ना 240 है गोलियां, शायद 240 ml है या 240 टैबलेट्स हैं, समथिंग लाइक दैट। तो पर पैक की क्वांटिटी वो बता रहे हैं, ठीक है। लाइन आइटम क्वांटिटी, लाइन आइटम पे कितने ये मैन्युफैक्चर किए गए या सेल में चले गए, वो 1000 है। मसलन इसके 19 डब्बे हैं, इसकी 1000 बोतलें हैं, इस तरह आप समझ लें। उसकी वैल्यू क्या है, 6200 है, डॉलर्स में होगी। और पैक की प्राइस क्या है, $6.2। लाइन आइटम की वैल्यू 6200 है और पैक प्राइस जो है 6.2 है। तो अब इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये हमें अभी सही तरह मालूम नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ दीज प्राइसेस आर इन डॉलर्स, ठीक है। यूनिट प्राइस इतनी है। और मैन्युफैक्चरिंग साइट, तो ये कहाँ पे बना था, तो यहाँ पर भी आप इसको करके देख लें, तो यू कैन सी कि देर आर अराउंड 100, प्रॉबली अराउंड 100 और मे बी 70-80, आप कह लें कि इसके अंदर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं। इनको भी अभी हम डिलीट वगैरह नहीं कर सकते, ये भी एनालिसिस में काम आएंगी। फर्स्ट लाइन डेजिग्नेशन, दैट इज नॉट क्लियर टू मी कि फर्स्ट लाइन डेजिग्नेशन नो, फर्स्ट लाइन डेजिग्नेशन नो, दिस यस, तो इट कुड मीन सम सॉर्ट ऑफ प्रायोरिटी। तो इसकी प्रायोरिटी क्या है, तो आप इसका वो करके देख सकते हैं कि इसकी प्रायोरिटी जो है ना वो कितनी है। इसका वेट कितना था किलोग्राम में, फ्रीट कॉस्ट कितनी है यूएसडी में, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। और लाइन आइटम इंश्योरेंस जो है ना वो उसमें कितने आपके पास पैसे हैं। अब देखिए, अगर हमने, अब आपको यहाँ से एरर्स का खुद ही पता चल रहा है, ठीक है, कि एरर्स आपके क्या हैं। ये देखें, यहाँ पे वेट में क्या लिखा रहा है, CASN 93। तो ऑब्वियसली अब अगर हमने इस डेटा को एनालाइज करना है, तो हम इस तरह के डेटा के साथ जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि हम इन एरर्स को रिमूव नहीं करेंगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि रैंगलिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब आप मिसिंग वैल्यूज रिप्लेस करेंगे या इन वैल्यूज को डिलीट करेंगे, तो मुमकिन है कि किसी दूसरे कॉलम का कोई डेटा इंपॉर्टेंट जो है वो डिलीट हो जाए। तो आपको इस चीज़ का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। ये एक रैंगलिंग का हमारा कॉन्क्रीट प्रॉब्लम है। दिस इज अ टिपिकल डेटाबेस स्नैपशॉट, ये टिपिकल फैक्ट टेबल है जो आपके सामने उन्होंने रखा है। दिस इज नॉट वन टेबल, बल्कि ये फैक्ट टेबल है जो कि मुख्तलिफ टेबल्स को मर्ज करके एक वेयर हाउस से आपको निकाल के उन्होंने कैगल पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने कैगल से उठाया सप्लाई चेन का डेटा। ये देखिए बहुत सारे कॉलम्स हैं, कभी भी रियल टाइम रियल लाइफ के अंदर इस तरह से स्टोरेज नहीं की जाती है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग जरा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो without background knowledge and without understanding these columns, you will never be able to analyze that data in Power BI, ठीक है। आप पावर बीआई पे कुछ भी करते रहें, लेकिन जब तक आपको बैकग्राउंड नॉलेज इन चीज़ों की नहीं है, तो आप कभी भी सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर सकेंगे। मेरे से जो होता था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी मजीद डिगअप करने के लिए यू नीड टू डिग डाउन मोर, कि मसलन पैक प्राइस क्या होती है, यूनिट प्राइस क्या होती है, ठीक है, लाइन आइटम वैल्यू, लाइन आइटम क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मेजर। अब ये पांचों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रही है, ठीक है। यूनिट प्राइस का मतलब है कि उसमें से एक यूनिट की प्राइस कितनी है, एक पैक की प्राइस कितनी है, ये तो चलो समझ में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइन आइटम वैल्यू, लाइन आइटम पे इसकी वैल्यू क्या है, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में थोड़ा सोचें। लाइन आइटम पे कितनी क्वांटिटी बनती है, व्हाट डज दैट मीन, कितने डब्बे बनते हैं या कितने कितने वो टैबलेट्स बनती हैं, ये चीज़ हमें देखने की है ना। तो दिस प्रॉब्ली मीन्स के वो है। यूनिट ऑफ मेजर पर पैक, इसके बारे में भी सोचें। पर पैक के मतलब ये हो सकता है कि एक पैक में कितने हैं, 30 गोलियां, जैसे होती है ना एक पैक में 30 गोलियां, ये हो सकता है। और इसमें एक डब्बे के अंदर 240 टैबलेट्स हैं या बॉटल्स हैं, वट, इसका ये मतलब हो सकता है। और लाइन आइटम क्वांटिटी, लाइन आइटम वैल्यू, ये हमें बेसिकली गूगल करके देखना पड़ेगा कि इन टर्म्स का सप्लाई चेन के टर्म्स में क्या मतलब है, ठीक है। अब अगले केसेस में फिर हमने किया ये कि ये तो हमने यहाँ पे जितना हम समझ सकते थे वो हमने समझ लिया। अब फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको रैंगलिंग साइड पे हम ले गए। रैंगलिंग के अंदर जो है ना वो ऑब्वियसली इसको मैं दोबारा से करना रीस्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपके लिए सारा आसानी रहे। इट इज, ये आपकी टेंडेंसी हो सकती है कि फौरन आप उसमें पहुंच जाएं। जस्ट लेट मी क्लियर ऑल आउटपुट्स। लेकिन वो हम ऑब्वियसली मैंने आपको क्या दिया कि वो चीज़ सही नहीं है, तो ये खैर उसको भी एग्जीक्यूट होने दें।
नहीं नहीं, हम लोग बेसिकली जो हम चीज ड्रॉप कर सकते हैं ना आंख बंद करके, वो सिर्फ आइडेंटिफायर्स है। उसके अलावा हम कोई चीज ड्रॉप नहीं कर सकते एनालिसिस से, ठीक है। और आइडेंटिफायर भी आप रियल लाइफ में ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि आइडेंटिफायर का मतलब किसी ना किसी को पता होगा। जो वेयर हाउसिंग में हमने कहा था कि एक चीज होती है ड्रिल थ्रू। ड्रिल थ्रू का मतलब ये होता है कि OLTP का कोई हिस्सा आपके वेयर हाउस के अंदर मौजूद रहता है, ताकि आप पीछे डेटाबेस से कनेक्ट कर सके। तो ये जो हमारे पास ASN कोड है और प्रोजेक्ट कोड है, आइडेंटिफायर है, ये सारे OLTP के आइडेंटिफायर्स हैं। तो असूलन हम उनको भी नहीं कर सकते, ये हम सिर्फ एकेडमिक्स में डिलीट कर रहे हैं। इल्ला ये कि मैनेजर्स की तरफ से हमें इजाजत मिल जाए कि हाँ भाई इनकी हमें जरूरत नहीं है। बाकी जितने वेरिएबल्स हैं उनकी वर्थ क्या बनती है वो आपको बैकग्राउंड नॉलेज से पता चलेगा, और आपके प्रॉब्लम से पता चलेगा कि आपने प्रॉब्लम क्या सॉल्व करी। अभी तक हमने प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं किया इस डेटा सेट के लिए। वी हैव नॉट डिफाइंड द प्रॉब्लम कि हमने एक्चुअली करना क्या है। सही है, तो अभी ये इसको पहले थोड़ा सा हम रैंगलिंग कर ले, बल्कि पहले इसी प्रॉब्लम को देख लेते हैं। अच्छी आपने याद दिलाए, याद दहानी कराई है। जब आप प्रॉब्लम को देखेंगे ना, आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व क्या करना है। तो फिर आपको पता है कि पावर BI के अंदर इतनी पावर है कि उसके जो मुख्तलिफ चार्ट्स हैं वो आपको मुख्तलिफ तरीके से सोचने पे मजबूर करेंगे और मुख्तलिफ रिजल्ट्स दिखाएंगे जो अभी आपको समझ में नहीं आ रहे। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहे, आपको सिर्फ जनरल आइडिया कि आपको क्या चाहिए। तो अब आप लोग बताएं कि ये सारा डेटा देखते हुए व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम जो कि मुझे सॉल्व करना है। मेरे जहन में एक बात तो ये आती है कि जो डिलेज आ रहे हैं, मैं डिलेज को आइडेंटिफाई करूं सबसे पहले। एक चीज तो मुझे ये समझ में आती है कि अगर मेरा जो परचेज ऑर्डर है वो लेट पहुंच रहा है, तो मैं देखूं कि किस किस्म के जो चीजें हैं वो लेट आती हैं, क्योंकि मेरे पास डिलीवरी डेट भी है, एक्सपेक्टेड डेट भी है। ठीक है, मैं देखूं कि उसमें कौन सी चीजें जो है डिले हो रही हैं, और मैं डिलेड को देखूं कि कौन से आइटम, कौन सी डोजेज, कौन सा मॉलिक्यूल टाइप, ठीक है, और कौन सा आइटम और वेंडर और क्लासिफिकेशन वो डिले हो रहा है बेसिकली। एक तो चीज ये मैं देख सकता हूँ, ठीक है। और मैं क्या देख सकता हूँ, मैं फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकता हूँ, क्योंकि फ्रीट कॉस्ट जो है वो मेन चीज है मेरी ना। फ्रीट कॉस्ट कितनी आई है, हमें कितनी कॉस्ट आई है, कितना मुझे उसके पैसे मिलेंगे, आप इसको इस तरह समझ लें, वो मेन चीज है। तो फ्रीट कॉस्ट के एनालिसिस में डायमेंशंस के हिसाब से कर सकता हूँ कि किस किस किस्म के प्रोडक्ट की कितनी फ्रीट कॉस्ट है, फ्रीट कॉस्ट ज्यादा किन चीजों की है, कम किन चीजों की है। तो फ्रीट कॉस्ट बिकम्स माई वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इन दिस केस। इंश्योरेंस वगैरह का जहां तक ताल्लुक है, तो लाइन आइटम की इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योरेंस का एक एनालिसिस छेड़ना चाहते हैं तो यू कैन डेवलप 2 और 3 पेजेस ओवर इंश्योरेंस। ठीक है, लाइन आइटम इंश्योरेंस के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज जो हमें समझ में आ रही है वो फ्रीट कॉस्ट है, कि टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई। ठीक है, ऑब्वियसली उसकी पेमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, तो दैट इज योर रेवेन्यू बेसिकली। फिर वेट भी हो सकता है, वेट इतना जरूरी वेरिएबल नहीं है। यूनिट प्राइस का मतलब है कि यूनिट प्राइस फ्रीट कॉस्ट के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। यूनिट प्राइस, पैक प्राइस, सब चीजें मल्टीप्लाई करके फ्रीट कॉस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली उन्होंने हर ऑर्डर का एक अलग फ्रीट कॉस्ट निकाला है। तो ऐसा नहीं है कि एक फ्रीट के अंदर जो है ना वो 10-15 ऑर्डर्स जा रहे हैं। समझ में आ रही बात की? हाँ, सिर्फ फ्लीट को चेक कर लें, लेकिन अब वही बात है कि जो बंदे लाइन के हैं, लाइन पे जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वांटिटी और वैल्यू वगैरह ये चीजें थोड़ी सी वो हो सकती हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि ज्यादातर यहाँ पे ना डायमेंशन वेरिएबल्स हैं। ये हमारे पास 4 डेट्स हैं कि वेंडर ने क्लाइंट को कब भेजा परचेज रेक्विजिशन, और क्लाइंट ने परचेज ऑर्डर वेंडर को कब भेजा। ये दोनों डेट्स भी हैं। तो इन दोनों डेट्स के दरमियान भी हम डिफरेंस निकाल सकते हैं कि कितना टाइम एलैप्स कर गया इससे पहले कि क्लाइंट ने वेंडर को अपना परचेज ऑर्डर भेजा। ठीक है ना, पहले वेंडर ने कहा लाओ भाई लाओ क्या चाहिए आपको, फिर उसने परचेज ऑर्डर भेजा, तो इसमें कितना टाइम एलैप्स कर गया। फिर जो एक्चुअल डिलीवरी डेट थी और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट थी उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। ये चीजें हम विद रिस्पेक्ट टू ऑल द डायमेंशंस हम देख सकते हैं, क्योंकि जब तक मेन मसला सप्लाई चेन में यही होता है कि इज द डिलीवरी टाइम। ठीक है, कि मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट है वो टाइम पर दुकान पर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, तो उसके हमें डिलेज बेसिकली देखने हैं। और उसके लिए आपके पास सारी चीजें हैं। अब आप डायमेंशनली इस डेटा को देखना शुरू करेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा फैल रही हैं। अब आप देखें कि आप शिपमेंट मोड के हिसाब से डिलेज एनालाइज कर सकते हैं,
कंट्री के हिसाब से डिलेज एनालाइज कर सकते हैं। फुलफिल वाया कि आरडीसी से आया या डायरेक्ट ड्रॉप किया गया, उसके हिसाब से आप डिलेज को कर सकते हैं, ठीक है, एनालिसिस कर सकते हैं। फिर किस किस्म का ऑर्डर था, ऑर्डर में कौन सी दवाई थी, क्या लैब टेस्ट था या कोई दवाई थी, उसके हिसाब से आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके अलावा आपके पास सब क्लासिफिकेशन भी है, मैन्युफैक्चरिंग साइट भी है। अब मैन्युफैक्चरिंग साइट को ना हमें बेसिकली क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। देयर विल बी लाइक सेवरल मे बी हंड्रेड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, ये देखिए बहुत सारी हैं। तो इस तरह हम इस वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मे बी हम इसको किसी तरह कट डाउन करके एक अच्छे तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकें। जहाँ तक लाइन आइटम इंश्योरेंस का ताल्लुक है, तो इंश्योरेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इंश्योरेंस ऑल्सो एनालिसिस मैं कर सकता हूँ। अब मेरे पास 3 किस्म के एनालिसिस समझ में आ रहे हैं। एक तो डिलेज बिटवीन PQ एंड PO एंड द डिले इन द डिलीवरी, एंड एनालाइजिंग द डिले विद रिस्पेक्ट टू ऑल द डायमेंशनल वेरिएबल्स। और फिर दूसरा मेरे पास आ रहा है फ्रीट कॉस्ट का एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू ऑल द डायमेंशनल वेरिएबल्स, ठीक है, कि ज्यादा कौन सी है, कम कौन सी है। तीसरा मेरे पास इंश्योरेंस कि लाइन आइटम की इंश्योरेंस किन चीज़ों के लिए ज़्यादा होती है, किन चीज़ों के लिए कम होती है, ये इंश्योरेंस का मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा जब आप ऑब्वियसली बैठेंगे उसमें क्या कहते हैं अपने मैनेजर्स के साथ, तो आपको और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से समझ में आएंगी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इनको टर्म, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो कि हमें देखनी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये देखें आपका जुपिटर लैब, तो ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम इसको इंपोर्ट करते हैं। शेप हमारे पास ऑलरेडी पता है, 10,000 के करीब रोज है, 33 कॉलम्स हैं टोटल, ठीक है। मैं इनकी टाइप्स निकाल के देखता हूँ, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि ये जो डेट्स हैं, PA सेंड टू वेंडर डेट एंड डिलीवरी डेट, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। वो हमें पता है कि वो क्यों ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रिंग्स आ रही हैं। तो ये हमें थोड़ा सा अच्छा अंदाजा हो रहा है। फ्रीट कॉस्ट भी देखें ऑब्जेक्ट आ रही है, विच इज बट वी डोंट वांट। अब मैं इसको रैंगल करता हूँ। सबसे पहले मैं इसका सम निकालता हूं, तो मैं देखता हूं कि 360 शिपमेंट मोड में से गायब है, 1736 डोजेज से गायब हैं, और 287 लाइन आइटम इंश्योरेंस से गायब है, मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इसका असूलन तरीका क्या है? सबसे पहले तो हमने जो तरीका सोचा था वो ये था कि सबसे पहले तो आप ये निकालें कि उसका कितने परसेंटेज वैल्यूज मिसिंग है। अगर 5% से कम मिसिंग है तो हम उसको रिप्लेस कर दें, रिप्लेस करना फीजेबल है। 5% से ज्यादा मिसिंग है तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं। और मैनो लाइब्रेरी मैंने आपको बताई थी कि जो मैनो लाइब्रेरी है, मैंने आपको बताया था ना, मैनो जो लाइब्रेरी है उसमें आप देखेंगे कि वो मिसिंग एट रैंडम है, मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम है, मिसिंग नॉन एट रैंडम है, उस क्या चीज़ हमारी बनती है वो हमें खैर देखना पड़ेगा। मैंने अभी यहाँ पे किया नहीं, वो आपके प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए सब चीज़ें। यहाँ मैंने किया ये है कि मैंने पहले तो निकाला कि भाई तुम्हारा क्या हिसाब किताब है, कितने परसेंट वैल्यूज मिसिंग है। फिर मैंने वैल्यू काउंट्स ली हैं, फिर मैंने उसको मोड से रिप्लेस कर दिया है, और फिर मैंने दोबारा से वैल्यू काउंट्स करके देखा है। तो वैल्यू काउंट्स के अंदर 3.5% वैल्यूज मिसिंग है शिपिंग मोड की, ठीक है। तो एयर हमारा जो है ना वो है मोड है, तो मैंने उसको एयर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो आप देखें एयर पहले क्या था 6113, अब हो गया 6473, वो मिसिंग वैल्यूज रिप्लेस हो गई, ठीक है। ये अब मतलब दिस सीम्स टू बी अ लॉजिकल थिंग। अब आप डोजेज पे आ जाएं। अब डोजेज का मुझे पता है, डोजेज का क्या बता रहा है 1736, तो मुझे पता है कि ये तो 5% से ज़्यादा होंगी। बहरहाल डोजेज के बारे में हमने किया ये कि वैल्यू काउंट्स ली हैं, और फिर ड्रॉप एन ए कर दिया है, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि जो 17% रोज जब मिसिंग है, तो 17% रोज को मेरे पास रिप्लेस करने का क्या तरीका है? इसके लिए तो सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड नॉलेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर के वैसे 300 मिलीग्राम सीम्स टू बी द बेटर, लेकिन 300 मिलीग्राम का ताल्लुक जो है वो खास दवाई की उसके साथ, वो कोई जेनरिक कोई चीज़ नहीं है कि 300 नंबर लिखा हुआ है, 300 मिलीग्राम लिखा हुआ है ना। तो 300 मिलीग्राम की तो खास दवाई होगी। तो मैं 1736 पे 300 मिलीग्राम किस तरह डाल दूं भाई? 300 मिलीग्राम तो हो सकता है उसके साथ मैच ही ना कर रहा हो। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं दवाई देखूं कि ये दवाई कौन सी है जिसके लिए डोजेज मिसिंग है। तो अगर वो दवाई किसी और रो में मौजूद है उसकी डोजेज उठा के यहाँ कॉपी कर दूं, ये तरीका भी आप इख्तियार कर सकते हैं। हाँ हाँ, इसको आए इसको चेक, बहुत ज्यादा हो जाएगा बिल्कुल, मैं ये तो आपसे कह रहा हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल आए इधर है, मैं देखता हूँ ना, हम डोजेज को पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है उसके अंदर।
ये आ गया डोजेज, ठीक है। अब मिसिंग वैल्यू नॉट एप्लीकेबल। अब मसलन ये नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल में, नॉट एप्लीकेबल का मतलब डोजेज इसकी हो ही नहीं सकती, ठीक है, उसने उसको एज अ मिसिंग ट्रीट किया है, ये नॉट एप्लीकेबल। अब मसला ये कि अगर अगर मेरी ये मुझे मालूम नहीं था, मैं समझा कि मिसिंग है, मैंने उसको मिसिंग की तरह ट्रीट कर लिया। अगर तो ये इजाजत है इसको रखने की तो आप इस कॉलम को ना छेड़ें, लेकिन अगर इसको आपने करना ही है कि भाई 1736 केसेस में मिसिंग वैल्यू अगर आ जाती है, मिसाल मैं दे रहा हूँ, दिस इज नॉट अ मिसिंग वैल्यू, दिस इज सेइंग कि नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल का मतलब ये हो सकता है कि हमने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन एप्लीकेबल का मतलब ये क्यों होगा, लेट्स सी। ये HIV टेस्ट है, HIV टेस्ट का डोजेज तो होना चाहिए। इस केस में क्या हो रहा है, ये भी HIV टेस्ट है। लेट्स चेक सम अदर, दिस वन यूनिगोल्ड, ये भी HIV। तो HIV टेस्ट के लिए डोजेज एप्लीकेबल नहीं है। लग तो इस तरह रहा है, दिस इज ऑल्सो एन HIV टेस्ट, और ये सारे HIV टेस्ट हैं जिसके अंदर डोजेज आपकी एप्लीकेबल नहीं है। तो अब ज्यादा अच्छा ये होगा कि हम NA को रिप्लेस कर दें HIV टेस्ट से, इसके बजाय कि हम 1736 रोज को डिलीट करें, तो NA को हम रिप्लेस कर दें किससे, एक स्ट्रिंग से जिसको हम कहते हैं HIV टेस्ट। क्योंकि ये नॉट एप्लीकेबल का मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू मिसिंग है। अपेरेंटली HIV टेस्ट के लिए डोजेज की कोई तुक बनती नहीं, क्योंकि वो दवाई थोड़ी है। टेस्ट का क्या डोजेज होता है, टेस्ट का डोजेज थोड़ी होता है वो। तो असूलन तो दवाई और टेस्ट को इनको सेपरेट करना चाहिए, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब तो कंफर्म हो गया कि जब भी NA आ रहा है तो तकरीबन वो यही मामला है। नहीं नहीं, ये आ गया ना मलेरिया। हाँ, तो हम फिर लैब टेस्ट से इसको रिप्लेस कर, हम इसको NA को लैब टेस्ट से रिप्लेस करते, डॉट रिप्लेस करके ना। ये अभी हम पावर BI में कर लेंगे, ठीक है, ये अभी हम पावर BI में कर लेंगे। तो बहरहाल इसको मैं फिर नहीं छेड़ा, इसको मैं नहीं छेड़ा अभी, क्योंकि हमें पता चल गया ना कि वो दिस इज नॉट एक्चुअली मिसिंग वैल्यू, वरना ये बहुत ज्यादा है। और आमतौर पे यही होता है कि आपको 5% से कम ही मिलेंगी ताकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन। बहरहाल मैंने ये किया था कि मैंने इसको डिलीट कर दिया था, क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक एनी असम्पशंस। फिलहाल मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, तो इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। ये मुझे याद दहानी करवाइएगा आप। अच्छा, अब लाइन आइटम इंश्योरेंस में लेट्स, वो तो मिसिंग है, वो तो हमने देखा था कि वो मिसिंग है, उसमें नॉट एप्लीकेबल लिखा नहीं। इसमें मैंने ये किया, डिस्क्राइब किया, हिस्टोग्राम लिया, और फिर मैंने उसको, सॉरी ये मैंने मीडियन, उसके मीडियन से मैंने रिप्लेस कर दिया। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। लेट्स डू दिस। अब 2.5% वैल्यूज मिसिंग है, इट इज ओके। मैंने इसका डिस्क्राइब किया तो मीन 250 आ रहा है, मीडियन 46 आ रहा है। और जब मैं इसका हिस्टोग्राम बनाता हूँ तो एक अंतुल बड़ा किस्म का स्क्यू है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन ही इस किस्म की होगी। तो फिर मैंने उसको मीडियन से रिप्लेस करना बेहतर समझा, क्योंकि जब आउटलायर्स हो तो फिर मीडियन से रिप्लेस करना बेहतर होता है। तो मैंने उसको डॉट मीडियन से जो रिप्लेस कर दिया, ठीक है, समझ में आगे बात की। अब हम आगे चलते हैं। डी टाइप्स को दोबारा प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, या करना चाहते हैं तो कर लें। अच्छा, अब क्या हो गया, अब ये मैंने तीनों कॉलम्स ड्रॉप कर दिए, ID, प्रोजेक्ट कोड और ASN DNN नंबर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसको जरूरी नहीं है कि आप ड्रॉप करें, ये आपके अपने ऊपर है। लेकिन ID तो खैर इसको डाल दी, कचरे में डाल ही दे तो बेहतर है। बहरहाल अभी फिलहाल हमने इन तीनों को डिलीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब फिर मैंने क्या किया कि ये काम मैं पावर BI में भी कर सकता था, लेकिन ये मैंने यहाँ पे कर दिया कि मैंने उन रोज को ड्रॉप कर दिया जिसमें लिखा है डेट नॉट कैप्चर्ड। क्योंकि मैं पहले मैंने वैल्यू काउंट्स ली, मैंने देखा कि डेट नॉट कैप्चर्ड कितने रोज में आ रहा है, फिर मैंने उसको डिलीट किया। उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू काउंट्स ली, PO सेंड टू वेंडर डेट की, और उसके लिए भी मैंने यही काम किया, क्योंकि वैल्यू काउंट से पता चल गया कि वो कदरे कम है। तो मैंने उनको डिलीट कर दिया, क्योंकि जब डेट कैप्चर नहीं है तो मैं उसको डेट का कॉलम ही नहीं बना सकता। मैंने तो उसको डेट का कॉलम बनाना है, तो मुझे या तो मुझे यहाँ डेट डालनी पड़ेगी या मुझे उसको डिलीट करना पड़ेगा, बहरहाल। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने तीनों डिलीवरी, रिकॉर्डेड डेट, बाकी तीनों कॉलम्स को मैंने, ये क्या हुआ यार, हाँ चलिए इसको मैंने उस पर लिया नहीं है। ये मैंने ड्रॉप किया, PO सेंड टू वेंडर डेट को मैंने PD डेट टाइम क्यों नहीं किया, चलिए ये मैं बाद में कर लूंगा। सर अब बहरहाल आई थिंक कि वो ऑब्जेक्ट था, तो आपने उसको डेट एंड टाइम में टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। नहीं, डेट एंड टाइम में तो मैंने कन्वर्ट किया है, लेकिन एक्चुअली इसको भी मैंने डेट, मेरे ख्याल में मैं हाँ,
इसमें एक वैल्यू भी बाकी है तो वो मैं पावर बीआई में कर लूंगा। यहाँ पे मैं इसको इस तरह ड्रॉप कर दिया, यहाँ भी कर सकते हैं, पावर बीआई में कर सकते हैं। बहरहाल जो हमारे डिलीवरी डेट्स हैं उनको मैंने पीडी डेट टाइम पे कन्वर्ट कर दिया। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो वैल्यू काउंट्स में आप देखें डेट नॉट कैप्चर्ड 205 आ रही है और दूसरे में डेट नॉट कैप्चर्ड 267 आ रही है, 10,000 रोज से तकरीबन। तो देयरफॉर मैंने उसको साइड पे कर दिया उन रोज, ठीक है। और बाकी एनए फ्रॉम आरडीसी ये मुझे अब देखना पड़ेगा क्योंकि these are 5,000 rows in this case, PQ sent to client date and 2,000 rows here, तो I cannot delete these। तो अब इसका इलाज ये होगा कि मैं दो अपने कॉपीज बनाऊंगा डेटा सेट। एक कॉपी में मैं ये रखूंगा चीजें और मैं इसको एज अ डेट एनालाइज नहीं करूंगा, मैं बस इसको रखे रहने दूंगा, लीव इट टू द मैनेजर्स डिस्क्रिप्शन। दूसरे में मैं इनको निकाल दूंगा क्योंकि मुझे तो डेट बनानी है उसकी। तो ये मेरा अपना एक डिसीजन है, आप लोगों का डिसीजन चेंज हो सकता है तो आप उसको कर लें। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है कि मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट केपीआईज है वो है फ्रीट कॉस्ट, वेट, लाइन आइटम इंश्योरेंस, लाइन आइटम क्वांटिटी और पैक प्राइस। ये मैंने लिख ली है। और मेरे लिए जो डायमेंशन है ज्यादा जरूरी, कंट्री, फुलफिल वाया, शिपमेंट मोड, प्रोडक्ट ग्रुप, सब क्लासिफिकेशन, ब्रांड और डोजेज फॉर्म। डोजेज भी है ऑब्वियसली, डोजेज फॉर्म भी है, मैं डोजेज भी लिख सकता हूँ। अब ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं एनोवा टेस्ट बेसिकली रन करना चाहता हूँ। जब हमने पिछला सेल्स का डेटा किया था उसमें हमने देखा था कि एनोवा वाज तकरीबन गिविंग नो रिलेशनशिप विद एनी ऑफ द इन एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन। याद होगा आप लोगों को जो हमने पिछला बर्मा सेल्स का किया था पावर बीआई पे, वो तो स्टैटिस्टिकली इंतहाई बेकार डेटा था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया मिडवे और अब मैं इस पर आया, ठीक है। तो फ्रीट कॉस्ट के लिए क्या हो रहा है, फ्रीट कॉस्ट के अंदर वैल्यू काउंट्स करके देखते हैं क्या आता है। तो वैल्यू काउंट से पता चला कि इनवॉइस्ड सेपरेटली ये मैंने अब डिलीट किया क्योंकि मेरे लिए मैं इनको कुछ कर नहीं सकता ना, मुझे तो कॉस्ट का कॉलम चाहिए ना। आई वांट टू कन्वर्ट दैट टू, तो मैंने फिलहाल ये कर दिया है कि इन वैल्यूज को मैंने डिलीट कर दिया है इन प्लेस ना, और मैंने उसको उससे ड्रॉप कर दिया है। और ये देख रहे हैं आपके, ये देखिए सी के बहुत सारे आ रहे हैं, सी डी एन, तो इनको भी मैंने यहाँ पे डॉट एस टी आर डॉट कंटेन सी करके मैंने इनको भी जो है ड्रॉप कर दिया है। समझ आ रही बात की, क्योंकि मैं क्या करूँ, मुझे तो भाई पावर बीआई में उसको लेकर जाना है ना। तो अगर तो मुझे कोई लॉजिकल चीज मिल जाती है, समझ में आती है, तो मैं उसको यहाँ से रिप्लेस कर दूँ या मैं किसी नंबर से उसको जानबूझ के रिप्लेस कर दूँ अगर मेरे पास नॉलेज है, नहीं तो फिर उसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता। अब जो सारी आ रही हैं वो सब कॉस्ट आ रही हैं तो मैं उसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ मैंने उसको किया नहीं है, लेकिन अब डी टाइप से मैं प्रिंट करता हूँ तो फ्रीट कॉस्ट जो है ना वो फ्लोट 64 में खुद को खुद आ गया है, ठीक है। तो ये सी के बहुत सारे आ रहे हैं, आप यहाँ देखें लाइन आइटम इंश्योरेंस के ऊपर ना, सॉरी फ्रीट कॉस्ट का अगर आप ये देखेंगे ना, हाँ ये देखेंगे कितने सारे सीज आ रहे हैं। तो ये तो मैं जाहिर सी बात है इस तरह की चीज तो मेरे लिए तो फीजेबल नहीं है। तो अब वो सी का मतलब है कि वो सी करो और वहां से निकाल लो शायद, ठीक है ना, लेकिन अब वो हम कहाँ से निकालें, तो इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया है। अच्छा, वेट के अंदर भी कुछ गड़बड़ें आ रही हैं, वैल्यू काउंट्स अगर आप करेंगे तो उसके अंदर भी ये वेट कैप्चर्ड सेपरेटली, तो मैंने कहा डॉट कंटेन्स वेट, तो आप उसको डिलीट कर दें। और अब उसके बाद आपने किया तो वेट भी आपका फ्लोट 64 आ गया है। अब मेरे पास सारे जो काम के वेरिएबल्स हैं, यूनिट ऑफ मेजर, ये सब मेरे अपने टाइप्स पे आ गए हैं। और जहां से मुझसे एरर रिमूव हो सकते थे मैंने एरर रिमूव कर दी, एक एरर ऊपर का बाकी है। ये तीनों डेट टाइम्स आ गए हैं, ठीक है जी। और ये दोनों डेट्स अभी बाकी हैं। और एक कौन सा मसला था जो मैं बता रहा था, जो मैंने आपसे कहा था मुझे याद दहानी करवाना, डोजेज। डोजेज में अभी हमने वो चीजें चेंज करनी है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने अब अनोवा रन कर दिया कि हर एक के साथ जो मेरे इंटरेस्ट के हैं, ठीक है। तो पहले फ्रीट कॉस्ट को मैंने ये मेरे इंपॉर्टेंट है, कंट्री, फुलफिल वाया, शिपमेंट, प्रोडक्ट ग्रुप, क्लासिफिकेशन, ब्रांड, डोजेज फॉर्म, ठीक है। तो जब मैं इन सब के इनोवा टेबल्स करता हूँ, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि बुक बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कंट्री के क्रॉस भी इट्स सिग्निफिकेंट, 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 दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, के फ्रीट कॉस्ट का प्रोडक्ट ग्रुप के क्रॉस कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है। अब देखें अगर, हाँ इस आप एनालिसिस में ना डालें, लेकिन जो चीज आप एनालिसिस में नहीं डाल रहे आप उसका एक नोट रखें कि आपके सैंपल के, हाँ आपके सैंपल के अंदर ये रिलेशनशिप स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, तभी हम नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि
आप उसको जबरदस्ती क्या एनालिसिस करेंगे जब वो स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि भाई किसी भी प्रोडक्ट ग्रुप के क्रॉस आपकी फीड कॉस्ट जो है वो डिफर नहीं कर रही, तो फिर डिफरेंट प्रोडक्ट में फीड कॉस्ट देखने का तुक ही नहीं बनता। हालांकि ये तो एक मेन आपका वो है। इसकी रीजन ये हो सकती है कि प्रोडक्ट ग्रुप्स बहुत सारे हैं, तो अनोवा शायद वो निकाल नहीं पा रहा। ठीक है, तो अगर रिक्वायरमेंट आएगी तो आप कर लीजिएगा, लेकिन स्टैटिस्टिकली यहाँ तो हमें कोई नॉलेज नहीं मिल रहा इस चीज का। What you can do is कि you can put them on a separate dashboard. You can put them on a separate dashboard कि ये हमारी चीजें निकली हैं जो कि सिग्निफिकेंट नहीं थी, तो उसमें आप ये कर सकते हैं। मैं भी एक अलग लिख देता हूँ। अब इसका इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ग्रुप जो है उसके क्रॉस फीड कॉस्ट जो है, द एवरेज कॉस्ट इज नॉट वेरिंग between the different product groups. So it does not make sense to see the average cost across the different groups. But what about the total cost? It should remain the same. The relationship should remain the same. कि 50% रिलायबिलिटी है, 54 पी वैल्यू का मतलब है कि 50% तकरीबन आपकी रिलायबिलिटी है कि डेटा सही है कि आप कर सकते हो, और 50% है कि भाई नहीं कर सकते। तो मैं प्रोडक्ट ग्रुप के क्रॉस टोटल कॉस्ट कितनी बनती है तो मेरा मेन एनालिसिस है, लेकिन यहाँ पर मुझे सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नजर नहीं आ रहा है। हाँ, इसका मतलब बेसिकली बताऊं क्या, देखिए आप दिखा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ग्रुप्स के क्रॉस जो कॉस्ट है वो सेम ही होगी, कोई बहुत ज्यादा वो डिफरेंसेस नहीं होंगे, और वो हम चार्ट पे बना के इसको एक वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वाकई में तुमने सही कैलकुलेट किया कि नहीं। ठीक है, बहरहाल दिस इज ओके, दिस इज ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्सो ओके, तो फीड कॉस्ट टिपिकली ओके है। ठीक है, अब मैंने वेट के क्रॉस किया इसको, तो ठीक है ठीक है ठीक है, और 11% भी गुजारा कर लेते हैं, 11% भी ठीक है, लेकिन ये भी प्रोडक्ट ग्रुप के क्रॉस आ रहा है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, सही है। अब मैंने लाइन आइटम इंश्योरेंस को देखा, ठीक है ठीक है ठीक है, अब देखें बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है सब कुछ। लाइन आइटम इंश्योरेंस का जो डेटा है दैट्स ऑल वेरी अप्रोप्रिएट। और अब मैंने लाइन आइटम क्वांटिटी को देखा तो ठीक है, दिस, ओ सॉरी, तो ये आ जाए, ये भी ठीक है, ये 2% है, दिस इज फाइन, ये भी दिस इज फाइन, दिस इज ऑल्सो 6%, फाइन फाइन फाइन। और फिर मैंने पैक प्राइस को देखा। अब देखें ना कि पीआई का मतलब ही यही है कि एनालाइजिंग केपीआईज अक्रॉस डायमेंशंस। अब यहाँ से एनोवा टेस्ट अब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा है कि इस डेटा के अंदर इतना दम है कि मैं एनालिसिस करके उससे कंक्लूजन ड्राइव कर सकूं। वो जो डेटा था ना वो दैट वाज नॉट, देखिए -59, 51, 41, ब्ला 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 16, ये जीरो जीरो भी ठीक है बिल्कुल। अच्छा, फिर मैंने थोड़ा सा क्रॉस टैब किया, क्रॉस टैब मैंने कंप्लीट नहीं किया, क्रॉस टैब मींस स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग की स्ट्रिंग के साथ कोरिलेशन स्ट्रिंग की। तो मैंने डोजेज फॉर्म की वेंडर इनको के साथ देखी कि इनको तो मेरा एक सप्लाई चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, तो क्या मेरी डोजेज फॉर्म उसके साथ सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड है या नहीं है, होना चाहिए, इट शुड बी द केस। ठीक है, तो मैं इसको जब करके देखता हूँ तो ये मुझे बताता है रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, देन दैट बेसिकली मींस के ऑल्टरनेट ट्रू है, कि वो डिपेंडेंट है। इसी तरह डोजेज फॉर्म का मैंने फुलफिल वाया के साथ करके देखा, तो इसमें भी वही चीज आ रही है। उसका शिपमेंट मोड के साथ करके देखा, तो इसमें भी आपका वही चीज आ रही है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने क्वांटाइल प्लॉट्स बना दिए, क्योंकि इट्स ऑलवेज गुड टू सी कि भाई आपका डेटा नॉर्मल है कि नहीं है। तो ये जितने भी लाइन आइटम वगैरह हैं, और इसका कौन कौन से हैं, ये फ्रीट और वेट और लाइन आइटम इंश्योरेंस क्वांटिटी, ठीक है। इट्स ओके एज फार एज वी आर कंसर्न के वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव अ वेरी गुड बिहेवियर, बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक ही तरह का ट्रेंड आ रहा है। क्वांटाइल प्लॉट जो है ना वो एक ही तरह के आ रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि ये आपस में कोरिलेटेड है।
ये जो फ्रीट कॉस्ट निकली है, फ्रीट कॉस्ट निकली है बेसिकली मेरा ख्याल में इसकी बेस के ऊपर ना, पैक प्राइस की बेस के ऊपर ही निकली होगी फ्रीट कॉस्ट। नहीं, फ्रीट कॉस्ट का तो मतलब ये कि मुझे पहुंचाने में कितने पैसे लगे। हाँ, फ्रीट कॉस्ट का मतलब ये तो नहीं है कि उसके कंसाइनमेंट के पैसे कितने हैं। फ्रीट कॉस्ट मींस के द कॉस्ट फॉर सेंडिंग द फ्रीट, यही मतलब होता है ना इसका फ्रीट कॉस्ट का। चेक करें जरा, फ्रीट तो वो ट्रैवल के लिए ना, कि उसके डिलीवरी कॉस्ट कितनी आई है, ये जहाज से गया है, जैसे वो जंबो बॉक्स के इतने पैसे हैं और उसके इतने पैसे हैं, ये वो चीज है। दिस इज नॉट द कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल सर, ओवरऑल प्राइस होती है आप उसकी। हाँ, जो टीसीएस को पैसे दे रहे हैं वो फ्रीट कॉस्ट है, तो देयर इज नो रिलेशनशिप देन बिटवीन पैक प्राइस एंड फ्रीट कॉस्ट, अनलेस कि हाँ ठीक है, अगर मैं ज्यादा ज्यादा बड़ी चीज भेज रहा हूँ, ज्यादा पैक्स भेज रहा हूँ, तो फ्रीट कॉस्ट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। हाँ, वेट से ज्यादा रिलेटेड होगी सर, वेट से रिलेटेड है, और उसके लाइन आइटम इंश्योरेंस से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, लेकिन द क्वांटाइल्स, द पैटर्न ऑफ द क्वांटाइल्स रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम, एंड एज इट इज द, मेरे ख्याल में ये सबसे ज्यादा नॉर्मल ये चीज आ रही है, ये जो आपकी चौथे नंबर पे आ रही है, लाइन आइटम क्वांटिटी, लाइन आइटम वैल्यू तो ये है, और पैक प्राइस। तो अगर हम एंडरसन टेस्ट करेंगे ना, तो एंडरसन टेस्ट कहेगा कि कुछ भी सही नहीं है, मतलब वो कह देगा कि नॉन नॉर्मल, नॉन नॉर्मल, ये स्क्यू है भाई। इन सब के आप हिस्टोग्राम बना के देखें तो ये अच्छे खासे स्क्यूड है, देख ले बना के, या उसमें बना लेंगे, रहने दे। तो डेटा इतना नॉर्मलाइज नहीं है, हम गुजारा करवाएंगे इसको, ठीक है। अब आप इसको वो उसमें ले जाएं, इसको 2 CSV कर दें, मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो खैर इसको आप 2 CSV कर दें जी। क्या टू की अभी जरूरत नहीं, नहीं टू की हमें जरूरत नहीं है। देखें, उसकी वजह यह है कि टू की आप कर सकते हैं किसी बहुत ही स्पेसिफिक, अगर आपको, हाँ 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 हाँ, वो बिल्कुल सही है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर तो तकरीबन सब कुछ ही सिग्निफिकेंट आ रहा है सिवाय एक रिजल्ट के ना, तो अगर हम टू की करने बैठेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो वो हम देख सकते हैं कि किन के दरमियान है वो, देखें अब तो हमें पता चल गया ना कि ये है, तो अब जहाँ डिफरेंस नजर आएगा तो वो सिग्निफिकेंट ही होगा ना ज्यादा। खैर आप कह रहे हैं टू की तो करके देखना चाहिए इस केस में, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वो प्रोजेक्ट के लिए फिर आप लोग तफसीली पूरी एक रिपोर्ट बनाएंगे, काम करेंगे उस पर, फिर हम देखेंगे कि क्या तरतीब बनती है। बहरहाल ये क्लीन सीएसवी हो गई, और उसके बाद अब ये किया था मैंने तो, प्राइस दैट इज चार्ज बाय अ कैरियर फॉर सेंडिंग आउट कार्गो, ठीक है, तो ये कैरियर है। मैंने अब असल में काफी काम इस पे कर लिया है, तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा। अ, आप लोग इसको पावर बीआई में इंपोर्ट करें। पावर बीआई में इसको शाबाश इंपोर्ट करें, मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। मैंने सबसे पहला काम तो ये किया कि हाँ, क्या दोबारा इंपोर्ट करके देख लें क्या? टाइम लग जाएगा यार, चले मैं दोबारा इंपोर्ट कर लेता हूँ, लेट मी मेक अ न्यू प्रोजेक्ट, अप्लाई कर लो, मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। आप लोग भी खोले, साथ साथ करें, शाबाश। ओह सॉरी अबाउट दैट, मैं न्यू कर रहा हूँ ना, हाँ मैं न्यू प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, ये तो मैंने ऑलरेडी इसको खोला हुआ है।
हाँ, तो ये अनटाइटल्ड आ गया, ठीक है। अब जस्ट लेट मी चेक के जो ये मेरे पास कब आई है। मुझे इसको दोबारा से इसको हाँ, आई एम सॉरी। अच्छा अच्छा, ये इसमें बैठा हुआ है सर, सॉरी। हाँ, ये है क्लीन बेसिकली जो मुझे उठानी है, ठीक है। तो ये मुझे वहाँ लेके जानी चाहिए। यहाँ पे क्या कर रही है ये? अच्छा यार, राइट। सो लेट्स डू इट नाउ, और untitled now. So get data from another source. आज हमें बहुत जल्दी जल्दी चलना है क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। It just takes a bit of time क्योंकि I'll just close this navigator. So text CSV connect, और ये सप्लाई चेन में मेरे पास ये क्लीन वाला है। I'll just open this. So now obviously I want to transform the data. I'll transform it. अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास वो सारी चीजें आएंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे चीज लिखी थी कि रिमूव अननेसेसरी कॉलम्स। तो मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ। ये कुछ आइडेंटिफायर आ गया है। आई डोंट नो कि ये कॉलम कहाँ से आ गया है। हाँ, अब आ रहा है नजर? यस सर, अब नजर आ रहा है। हाँ, अभी देखे ना कि बच्चे कितने ज्यादा माशाल्लाह से ऑनलाइन आए हैं, और देर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। और पर अपनी मर्जी है लोगों की भाई। जो जो हमारे यहाँ जो एजुकेशन का तरीका खुदा ने पसंद किया है वो ये है कि आप किसी टीचर से जाके सीखें। और ये टीचिंग का जो तरीका है ये हमें रिलीजन ने सिखाया है। रिलीजन ने सिखाया है कि टीचिंग किस तरह की जाती है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स। अगर आप उस्ताद के सामने नहीं आएंगे, उस्ताद के सामने नहीं बैठेंगे, सवाल जवाब नहीं पूछेंगे, तो कभी भी आप जो है वो अपने आप को सीखा हुआ नहीं कह सकते। ठीक है, आपकी अपनी डेफिनेशन होगी सीखने की, लेकिन वो गलत है। अगर आप उस्ताद के, और ये उस्ताद तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके फादर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उस्ताद जो है वो माँ बाप की जगह होता है। तो ये एक डिसरिस्पेक्ट है कि भाई उस्ताद क्लास ले रहा है और बच्चे जो है वो सो रहे हैं। ठीक है, बाद में आप मुझे कुछ भी करके दिखाते रहे, आप डैशबोर्ड्स बना के देते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन जो तरीका है तालीम इख्तियार करने का, आपने उस चीज़ को वैल्यू नहीं की है। ठीक है ना? तो आप आईबीए में क्यों पढ़ रहे हैं? आईबीए में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई आप एक प्रॉपर टीचिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं किसी भी नॉलेज, किसी भी डोमेन की ना। तो अगर आपने ऑनलाइन जैसे कल भेजा गया, वो प्रकाश ने भेजा, सब कुछ भेजा, ठीक है भाई, वो अच्छी बात है। आप रेप्लिकेट करके तो वो तो आप किसी ओ लेवल्स के बच्चे को भी दे दें, वो भी बना लेगा साथ साथ पावर बीआई के ऊपर। बात ये होती है कि जो एक्सपीरियंस, टीचर का जो एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का, वो आपको कोई ऑनलाइन नहीं मिलेगा। जो मैं आपको बातें अब रैंगलिंग की बता रहा हूँ, डिसीजंस के बता रहा हूँ, स्ट्रेटजीज की बता रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग थिंग्स ब्यूटीफुल। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट टेकिंग आउट द वैल्यू फ्रॉम दैट, कि वो किस तरह निकालते हैं। और एक लर्निंग, टीचर के साथ साथ लर्निंग करना, ये तरीका है लर्निंग करने का। दैट्स व्हाई यू कम टू क्लास, दैट्स व्हाई यू शुड कम हियर। लेकिन जिस तरीके से आप लोग चल रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट थिंक सो कि दैट विल लीड टू सक्सेस। आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है। आई एब्सोल्युटली डू नॉट एग्री विद दिस मॉडल के
उस्ताद क्लास ले रहा है और सारे बच्चे जो है ना, आधी ज्यादा क्लास जो है वो सो रही है इस वक्त, या अपने कामों में लगे हुए हैं, बाद में वीडियो देख लेंगे। बल्कि वीडियो देखने की भी क्या, तो क्या हम कोई डिप्लोमा देख लेंगे, उससे हम पावर बीआई सीख लेंगे। भाई मैं आपको पावर बीआई थोड़ी सिखाने आया, मैं तो आपको बीआई सिखाने आया। ये तो हम बीआई करना सीख रहे हैं कि भाई डेटा को एनालाइज किस तरह करते हैं, क्या लेके चलना है, किस तरह करना है। तो ये तो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच तो आप लोग ले रहे हैं ना, ये वाकई में इतना इंपॉर्टेंट कोर्स है। और उसको बहरहाल सबसे पहले तो ये है कि भाई आप इसको, ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत कुछ करना है भाई। अभी तो आप देखें, रैंगलिंग पे टाइम स्पेंड करें, यही तो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। अभी देख, नहीं नहीं कुछ भी नहीं किया। पाइथन में तो हमने सिर्फ बेसिक काम किए हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि पावर बीआई की अभी पावर ये है कि अब इन्होंने देखे ना, यहाँ जो एक जो रैंगलिंग के इन्होंने फंक्शंस दिए हैं सारे, ठीक है, ये जितनी चीजें उन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं, ये इतना कुछ आपको करने को फैसिलिटेट करती है जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हो सकता है इसमें। कुछ चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ चीजें अभी डेटा आपका क्लीन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, अभी ये 1 2 3 कॉलम जो है, ये तो मेरे काम का नहीं है, तो मैं लेट मी जस्ट रिमूव दिस, ठीक है। अच्छा, पी क्यू प्रोसेस, प्री पी क्यू प्रोसेस, अब इसमें मैंने आपसे ये कहा था कि ये थोड़ा सा हमारा, यार इसका क्या करें यार, ये हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसका। इसको मैं वो डेट पे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अगर आप इसमें देखें, ये अच्छा नहीं नहीं सॉरी, ये तो वो कोड है, सही है। परचेज, इसको मैं कुछ नहीं छेड़ता। प्री पी क्यू प्रोसेस मीन समथिंग जो कि उसका है, क्या कहते हैं, इट्स सॉर्ट ऑफ अ कोड, कि इसका इसका हमारे पास कोई परचेज रिक्विजिशन नंबर नहीं है, लेकिन ये प्री पी क्यू प्रोसेस के ऊपर है। तो मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ कि इसको मैं, मुझे ये लंबा लग रहा है, तो मैं इसको रिप्लेस करके वैल्यू को मैं इसको प्री पी क्यू कर दूँ। क्योंकि जब आप चार्ट्स पे वैल्यूज डालेंगे ना, तो दे हैव टू बी, हाँ छोटे छोटे हो ना तो वो ज्यादा बेहतर होंगे। तो अब उसने प्री पी क्यू से उसको रिप्लेस कर दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या कहानी चल रही है, एस एम सी एस, एस सी एम एस और एस ओ, ये इनका अपना कोई कोड होगा, तो यहाँ पर हम ज्यादा चीजों को छेड़ नहीं सकते, विल लीव इट एज इट इज। अच्छा, ये जो है ये वैल्यू सही आ रही है कंट्री की, बस ये कोदे वॉग उसने सही नहीं पकड़ा, और कॉन्गो डीआरसी पकड़ रहा है वो, क्योंकि कॉन्गो 2 3 है। तो फिलहाल हम कॉन्गो डीआरसी रहने देंगे मुल्क का नाम ना, एक दिस मस्ट बी सम रिपब्लिक, नहीं ये कंट्री का नाम है। कोदे वॉग आइवरी कोस्ट भी हो सकता है, लेकिन असल में मैं ये चाहूंगा कि इसको हम इससे रिप्लेस करें, जो मैंने ये किया था ना, ये। तो इसकी जो एक्चुअल लिखा हुआ नाम है ना, वो ये है, जो कि आपको नेट से मिल जाएगा। ये चीज जिस तरह से फ्रेंच में लिखते हैं ना, तो ये मैंने इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया। अब अगर वो गूगल मैप्स पे नहीं पकड़ता इसको, तो हम इसको आइवरी कोस्ट कर देंगे, जो भी होगा वो देखेंगे कि क्या तरतीब है। जी हाँ, ये आईडी है, दिस इज आइडेंटिफायर फॉर दी परचेज रिक्विजिशन जो कि वेंडर ने क्लाइंट को भेजी। ये तो पूरा आईडी है, इसको तो हम नहीं छेड़ सकते बिल्कुल। दिस इज नॉट एन एरर, ये तो आईडी के नाम है ना, तो ये आइडेंटिफायर्स है, तो इनको हम नहीं छेड़े बिल्कुल, ठीक है। बाकी कंट्री के नामों में इतना कोई हमें मसला नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो विल लीव इट एज इट इज। अच्छा, मैनेज्ड बाय, अब देखें ना कि मैनेज्ड लिस्ट में भी इनकम्प्लीट लोड मोर। अब मैनेज्ड बाय में सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमने वो जो मिसिंग वैल्यूज के साथ काम किया था ना, उधर कुछ डिलीट कर दिया था कुछ, उसमें मेरा ख्याल में वो रोज निकल गई, ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो अब हम इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि अब वो अब हमने कह दिया, तो इसको जाने दें। फुलफिल वाया, ये तो फ्रॉम आरडीसी। अब इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको हम डायरेक्ट ड्रॉप से, डायरेक्ट और ड्रॉप करके, ये इट्स ऑलवेज अ गुड नोटेशन टू हैव, कि आप इसको इस तरह करके देख लें। और फ्रॉम आरडीसी अगर कहीं आ रहा है, तो इसको हम ऑब्वियसली रिप्लेस वैल्यू में इसको इस तरह करके देख लेते हैं, क्योंकि ये एक उसका एक तरीका है। तो इसको अब हमने इसको इस तरह कर लिया है, तो दैट इज ओके। अच्छा, वेंडर इनको टर्म में सबसे पहले तो इसको
अब ये कॉलम नाम जो चेंज करने में ना ये बड़ी दिक्कत होती है, इसको आप टाइम बड़ा लग जाता है, तो यू हैव टू ऑब्वियसली कॉलम के नाम आपको चेंज करने पड़ेंगे। नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम आरडीसी, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई चीज आ रही है नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम आरडीसी, इसको भी मैं फ्रॉम आरडीसी कर देता हूँ। ठीक है, शिपमेंट मोड्स में क्या है, शिपमेंट मोड इज एवरीथिंग सीम्स फाइन, लोड मोर करके देखें तो यही हमारे पास 4 शिपमेंट मोड्स हैं, यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे जो गड़बड़ आ जाती है ना, कि अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर अब प्री पी क्यू प्रोसेस है, और ये प्री पी क्यू प्रोसेस है जिसकी वजह से मैं इसको डेट नहीं बना पा रहा हूँ, सही है। तो मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको डीसेलेक्ट कर दूं, ये फिल्टर लग जाएगा इसके ऊपर मेरे ख्याल में, हाँ ये फिल्टर लग गया। अब मैं इसको चाहे तो मैं डेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये मैंने फिल्टर लगा दी ना इसके ऊपर। और आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर दें, अगर आपने फिल्टर नहीं लगाना उस तरीके से, तो यहाँ पे आप इसको डुप्लीकेट करें और डुप्लीकेटेड में रखें और ओरिजिनल में उसको डिलीट कर दें। फिलहाल हम इसको फिल्टर पे चला रहे हैं, ठीक है। फिल्टर ये किया कि जो वैल्यूज आ रही थी ना उसमें से मैंने आखिर को डीसेलेक्ट कर दिया, बस ये जो आखिरी वैल्यू थी ना इसको मैंने डीसेलेक्ट कर दी, तो वो उसने फिल्टर लगा दिया। अब मैं हट जाएंगी, सारी हट जाएंगी ऑब्वियसली। अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसका डेट टाइप मैं देखता हूँ कि वो इसको डेट सेलेक्ट करता है कि नहीं। अब देखिए उसने उसको एज अ डेट पकड़ लिया क्योंकि मैंने फिल्टर कर दिया ना उसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कहानी है, यहाँ पर तो सब सही चल रहा है यार, मेरे ख्याल में इसके साथ वो भी फिल्टर हो गए होंगे, तो ट्रांसफॉर्म करते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। अब मैंने इसको डेट कर दी क्योंकि टाइम तो है नहीं, अब इसने इसको भी वो जो है ना वो ले ली। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ये मैं देखता हूँ पी क्यू डेट, ठीक है, और यहाँ मैं रखता हूँ पी ओ डेट, ताकि थोड़ा सा वो उसका थोड़ा सा हो जाए परचेज ऑर्डर की डेट। अच्छा, स्केजुअल डिलीवरी डेट, और इसको थोड़ा सा SCHD, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा, ये ऑलरेडी डेट कॉलम है, और इसको मैं लिखता हूँ कि क्लाइंट डिलीवरी डेट। अब ये पता नहीं उन्होंने डिलीवरी रिकॉर्डेड डेट क्यों की है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। ये मे भी इसके दरमियान कोई डिफरेंस हो, अभी तो हम इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे में क्या है, प्रोडक्ट ग्रुप में, प्रोडक्ट ग्रुप में ये 3 ग्रुप्स हैं, इसको हम नहीं छेड़े, दिस इज फाइन। सब क्लासिफिकेशन में हम इसको सब क्लास कर दें तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और ये सब क्लास को भी मेरे ख्याल में ज्यादा कोई छेड़ने की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जहां तक वेंडर का ताल्लुक है ना, तो आप देखें कि वेंडर जो है ना वो एक एक चीज हम ये देख सकते हैं, हमारे पास एक बड़ी जबरदस्त यहाँ पे चीज आती है, ये है कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब वेंडर का जो है नाम, आप देखें कि पहला जो वर्ड है ना वो वेंडर का नाम है मोस्ट केसेस में, क्या ख्याल है। या चलो इसको तो हम इस तरह देख सकते हैं कि हम इसको इस तरह करके देखें ना। अब पहला जो नाम आ रहा है ना, एबवी एक्शन, ये तो खैर एबवी हो रहा है, ये एबवी हो रहा है, लेकिन अब मैं इसको एबवी से रखता हूँ क्योंकि कंपनी का नाम तो एक ही लग रहा है। तो मैं, मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है इसमें, ऐड कॉलम के अंदर मैं देखता हूँ कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ ड्रॉप डाउन करके फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। फ्रॉम सिलेक्शन में मैंने, अब ये मेरे पास एक चीज आ गई, ठीक है। यहां मैंने लिखा इसके एवज में माइलान, ठीक है, पहला वर्ड लिखा मैंने, ओके किया। अब आप देखेंगे नीचे उसने सारे के सारे क्या कर दिया, पहले वर्ड्स उसने एक्सट्रैक्ट करके बता दी, देख रहे हैं आप। ये देखिए ब्रिस्टल मायर्स भी उसने पूरा लफ्ज लिया क्योंकि मेन वर्ड वो बनता है ना, वो तो पैरेंथेसिस को उसने एक ही वर्ड समझा। अब अगर मैं कहता हूं कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा। अब ये टेक्स्ट बिफोर डीलिमिटर का कॉलम है, आप इसको कह देंगे वेंडर नेम, वेंडर नेम कह दें, जैसा भी है, वहां पे तो वहां तो कुछ और था, ये वेंडर नेम। अब ये यहाँ पे माइलॉन आ गया,
अब अगर आप ये देखें कि मैं इसके ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि भाई ये कैप्स वगैरह खत्म हो जाए, ठीक है, तो मैं इसको दोबारा करता हूँ कॉलम फ्रॉम सिलेक्शन। अच्छा ठहरें, ये दो उसने सिलेक्ट कर लिए थे ना, हाँ ये है कॉलम फ्रॉम सिलेक्शन, ये वेंडर नेम पे आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ MYLAN। अब आप देखिए उसने बाकी सारे नीचे उस तरह कर दिए जो कि तुक बनती है, सारे कैप्स में उसने खत्म कर दिए। अब यहाँ मैंने कर दिया कंट्रोल एंटर, और ये उसने कैपिटलाइज ईच वर्ड के नेम के हिसाब से कर लिया। ये मैं कॉलम अब डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है, और इसका मैं नाम रख देता हूँ वेंडर नेम। क्या ख्याल है? ये अच्छा हो गया ना, मतलब हमारी टेंशन खत्म हो गई, कितना इतना अच्छा उसने प्रोसेसिंग कर ली। और यहाँ पर हम जो है वो वेंडर का नाम अब हम यहाँ डिलीट कर दें, तो ये हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी। इसी तरह जो है वो वी कैन डू द सेम फॉर दिस, लेकिन वो हमें करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने ये ऑलरेडी काम किया हुआ है। लॉप इन वेयर देखिए उसने ऑलरेडी निकाला हुआ है। आइटम डिस्क्रिप्शन से टेस्ट टाइप उसने ऑलरेडी निकाली हुई है, इसने पहला नाम ऑलरेडी रखा हो, तो इसको हमें डिलीट करने की जरूरत नहीं है। इसको हम डिलीट कर देते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। इसको अगर आप मजीद कुछ करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इसका पहला नाम रहे, तो आप इसका पहला नाम रख लें क्योंकि ये तो उसका ऑल्टरनेट नेम होगा ना। तो आई कैन डू इट अगेन फ्रॉम हेयर। अच्छा मैं इसको सेव कर लूँ, मैंने सेव ही नहीं किया अभी तक, एंड में सेव कर लेंगे, अल्लाह वाले के। हाँ नहीं, ऑटो सेव नहीं होता इसके अंदर, अभी तक तो मुझे नहीं पता इसका। अच्छा ये मैंने किया, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैमी व्यूडाइन, पहला नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, लैमी व्यूडाइन। अब उसने देखिए वो सारा का सारा पहला नाम ले लिया। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये, तो अब उसने पहले नाम भी सबके डिलीट कर दिए। अब ये बीच में स्लैश आ रहा है, अब मैं यहाँ पे स्लैश भी रिमूव कर देता हूँ, अब हर जगह पे स्लैश रिमूव। अब मैं कह देता हूँ कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो ये मेरा मॉलिक्यूल टेस्ट टाइप भी जो है ना बेहतरीन कॉलम बन गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट टाइप, ये जबरदस्त फीचर है इसके अंदर जो है ना ये। और इस कॉलम को मैं क्या कर रहा हूँ भाई, रिमूव कर देते हैं, खत्म होगी बात, ठीक है। अच्छा डोजेज, अब डोजेज में मैं अभी कुछ गड़बड़ मैं नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि डोजेज में अब हम इसको क्या करें, मिलीग्राम इज अ मिलीग्राम। अब हम इसको, या तो हम इसको मिलीग्राम हम रिमूव कर दें, इस कॉलम से मिलीग्राम जो है ना उसको हम स्पेस से रिप्लेस कर दें, ये हो सकता है, क्या ख्याल है? तो हम देख लेते हैं अगर सारे मिलीग्राम्स हैं तो। नहीं ये mg/ml भी है। हाँ हाँ, नहीं अब जैसे ये है ना अब देखे ना ये एक चीज आ रही है 150 300 मिलीग्राम प्लस 600 मिलीग्राम, ये थोड़ा सा एक गड़बड़ आ रही है, इसको क्लीन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। 80 मिलीग्राम/20 ml, इसका ये मतलब हो सकता है ना। तो बहरहाल पहला जो वर्ड है वो मिलीग्राम है, स्लैश से पहला जो है वो मिलीग्राम ही है। तो इसको हम वो कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल करके देख सकते हैं, अगर आप कहते हैं इसको करके देख लेते हैं फ्रॉम सिलेक्शन। लेकिन फिर 300 निकल जाएगा ना, ये चक्कर है, वो फिर रहेगा नहीं इसके अंदर, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको क्लियर करने में। क्योंकि सारी वैल्यूज इसमें जैसी हैं नहीं, मतलब मैं अगर लिखता हूँ 150/300, हाँ तो उसने मेरा ख्याल में तो पकड़ लिया उसने। हाँ एम से पहले पहले उसने डिटेक्ट कर लिया है, वो सही किया उसने। कंट्रोल एंटर कर देते हैं इसको, ठीक है। तो डोजेज को मैं क्या करता हूँ,
डोजेज को मैं अब रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पर आ गया डोजेज। ये ठीक है। हाँ, अच्छा आगे जो थे ये प्रोडक्ट ग्रुप सब क्लास, ये हो गया डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म को भी हमें थोड़ा सा क्लीन करने की जरूरत है। तो ये मेरा ख्याल में कि इसको फिर मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, इसको हम टैबलेट कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ देखना पड़ेगा। और इसको मैं कर देता हूँ च्यूएबल, क्योंकि ये चीज़ें ना उसमें मैप्स पे बुरी बुरी लगेंगी। हाँ, च्यूएबल टैबलेट एफडीसी, ये मैं आखिरी एग्जांपल है जो आपके लिए इतनी तफसीली करके आपको दे रहा हूँ। ओरल सोल्यूशन, क्योंकि अभी हमें ना इसके फंक्शंस, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इसको रैंगल करने की ना। ये सारे रैंगलिंग के आप देखें ना कितनी अच्छी चीजें पता चल रही हैं। हर चीज तो उसके अंदर आपको नहीं आएगी ना। पाइथन में हर चीज करना जरा मुश्किल है। चूएबल टैबलेट, ठीक है। और क्या क्या रह गया आपके पास? डिले रीड कैप्सूल्स, डिलेड रिलीज कैप्सूल्स, तो इसको मैं कह देता हूँ डिलेड कैप्सूल्स। ये चीज तो खैर पाइथन में हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगी, ठीक है। और ये ओ माय गॉड, अभी तो बहुत सारे पाउडर फॉर ओरल सोल्यूशन, इसको हम रहने देते हैं। और ये ओरल सस्पेंशन भी है, इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं इसलिए कह रहा था कि वो पहले, चलिए इसको आप लोग फिर देख लीजिएगा अभी तो। बाकी इसको तरीका ये हो सकता है करने का कि मैं इसको इन इन वैल्यूज को मैं फिल्टर करूं, और फिर इनको मैं रिप्लेस करके फिल्टर हटा दूं। क्या ख्याल है? नहीं, क्लियर फिल्टर तो आया ही नहीं वो। ओह माय गॉड, ये क्या मैंने किया यार। हाँ, चले अभी उसको हम छोड़ देते हैं, वो फिर आप लोग उसको देते रहेंगे, वो उसका रिप्लेस आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह ये मैन्युफैक्चरिंग साइड थी। मैन्युफैक्चरिंग साइड को जो है वो, उसमें भी हम मैन्युफैक्चरिंग साइड को भी हम उसमें डाल सकते हैं एज अ दिस क्या कहते हैं, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स में, कि मैन्युफैक्चरिंग साइड क्या। लेकिन अभी इसको फिलहाल हम मैन्युफैक्चरिंग साइड को हम रहने देते हैं, क्योंकि इसमें हम वो नहीं निकाल सकेंगे। फर्स्ट लाइन डेजिग्नेशन ये हो गया, वो हो गया, वेंडर नेम निकाल लिए, ये निकाल लिए। मैन्युफैक्चरिंग साइट फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से भी मैं इसको, बड़ा कैन डू इसके, अगर हर जगह पे वो लिखा होता इसका सिटी, अब हर जगह पे वो कंट्री लिखी नहीं है। अब जैसे माइलैंड नासिक, इसके अंदर कंट्री नहीं लिखी हुई, वरना हम इसमें कंट्री निकाल सकते थे, जहां से हम कंट्री निकाल सकते। ये प्रॉब्लम इटली है, ये इंडिया है, नासिक का पता नहीं क्या मतलब है। अब ये मुझे पाइथन में करना पड़ेगा। यूके चलो सही है, और नासिक तो कोई मुल्क नहीं है, पता नहीं नासिक का फिर हम क्या करेंगे। हाँ, नासिक उसका नाम होगा, पता नहीं उसका क्या मतलब है। फ्रॉम सिलेक्शन अगर हम इसको मैं, हाँ, मैं इसमें से नासिक निकाल लूँ। हाँ, हाँ, अब यहाँ पे इंडिया, अभी उसने अर्मनी ले लिया, पता नहीं यार वो अब मैं उसको बेड़ा, मैं उसको कंफ्यूज कर रहा हूँ। अभी कुछ थोड़ा सही हो गया। इसको आप कंट्रोल एंटर कर दें, अगर अगर उसमें हो जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो पता नहीं। हाँ, नासिक की जगह इंडिया कर देते हैं, ये भी आपने अच्छा जवाब दिया है। अरे अटक गया थोड़ा सा।
एक चीज और दिखानी थी आपको, दो चीजें और दिखानी है अभी बोल रहा। नासिक इज अ सिटी इन इंडिया। चलो यार, क्या हो गया। फिर सॉर्ट ऑफ स्टक। अच्छा, इसमें अभी कर ये सकते हैं कि यू कैन इन्वोक दिस कंडीशनल कॉलम। कंडीशनल कॉलम में नहीं, कंडीशनल कॉलम नहीं था। अ, एक था, कस्टम कॉलम था शायद। हाँ, कस्टम कॉलम। तो कस्टम कॉलम में मैं एक कॉलम क्रिएट कर सकता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ फर्स्ट डिफरेंस, और इसको मैं रखता हूँ इक्वल्स टू पीओ डेट माइनस पीक्यू डेट। तो ये सही है। अब ये आपका एक बेसिकली फर्स्ट डिफरेंस के हिसाब से ये कॉलम क्रिएट कर दिया। अब इसको मैं आई विल कन्वर्ट द टाइप ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म टाइप टू डेज। तो ये दिनों के हिसाब से बता देगा कितना डिफरेंस आया, ठीक है। इन द सेम वे आई कैन इन्वोक अनदर कस्टम कॉलम जिसको मैं लिखता हूँ सेकंड डिफरेंस फॉर सम रीजन, और इसको मैं करता हूँ कि क्लाइंट डिलीवरी डेट माइनस द स्केड्यूल डिलीवरी डेट। सॉरी फॉर दैट। तो ये होके आ गया, और ये आपका वो आ गया। अब इसमें मैं ऑब्वियसली आई विल डू द सेम थिंग अगेन कि मैं इसको सॉरी फॉर दैट ट्रांसफॉर्म टू डेज। ठीक है। अब नासिक को मैं रिप्लेस करता हूँ इंडिया से, जैसा कि आपने फरमाया है। ये अब इंडिया से रिप्लेस हो गया। और आईटी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ इटली। हाँ, इन भी इंडिया ही है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है टेक्स्ट में लिखा हुआ है ना, इन का मतलब इंडिया ही होगा, और क्या होगा पता नहीं क्या होगा, इंडिया ही होना चाहिए। सब कुछ इंडिया ही चल रहा है यहाँ पे। तो बहरहाल ये डिफरेंस इन दो टाइम्स आ गए, परचेज रिक्विजिशन और परचेज ऑर्डर के दरमियान, और ये आ गया डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी और एक्चुअल डिलीवरी। ये अब देखेंगे इसमें -2 भी आ रहा है, और वो पहले पहुंच गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म कॉलम्स के अंदर जो है ना वो, यू कैन ऑल्सो स्प्लिट द कॉलम। ये स्प्लिट कॉलम है, तो आई कैन स्प्लिट इट विद अकॉर्डिंग टू द डैश साइन। तो वो दो कॉलम्स क्रिएट कर देगा, एक तरफ एसएमसीएस डाल देगा, एक तरफ वो डाल देगा। तो अगर स्प्लिट करना चाहें तो आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। ये चीजें सारी क्लीन ट्रिम वगैरह, ये चीजें भी आप याद रखेंगे। ये तो सारी स्ट्रिंग वैल्यूज को आगे पीछे वाइट स्पेस रिमूव करने के लिए ये चीज भी आपके काम आती है। पिवट कॉलम अभी तक हमने नहीं किया, लेकिन ये चीज आप देख सकते हैं कि ग्रुप बाय। अब मसलन मैं ये करना चाह रहा हूँ कि कंट्री के हिसाब से आई वांट टू ग्रुप बाय फ्रीट कॉस्ट। कंट्री के हिसाब से तो आई कैन डू ग्रुप बाय। एसक्यूएल वाला ग्रुप बाय है, तो मैं इसको मैं सम कर सकता हूँ किसकी, आपकी फ्रीट कॉस्ट की। वेयर इज दैट, फ्रीट कॉस्ट यूएसडी की, ठीक है। तो जब मैं ये करूंगा तो ये मेरे पास उसके बाद आराम से ग्रुप बाय करके आपके पास एक दूसरा पूरा टेबल ही अलग बन गया। अलग टेबल बन गया, लेकिन अब वो यानी पुराना टेबल सारा गायब हो गया है, क्योंकि मैंने पूरे टेबल के हिसाब से ग्रुप बाय कर दिया। पुराना टेबल तो पता नहीं क्या है इसके अंदर, मेरे ख्याल में तो अभी चला गया है, मुझे तो अभी नजर नहीं आ रहा। आई डोंट नो हाउ टू गो बैक देयर, मिनिमाइज द नेविगेटर पेन। पर अभी मैं इस फंक्शन को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर आपने इस्तेमाल करना हो तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो और थी वो ये थी कि यू कैन रिवर्स द रोज। रिवर्स रोज में ये कि नीचे की रोज ऊपर दिखाना शुरू कर दो। आमतौर पे हम ये करते हैं, तो रिवर्स रोज करें तो वो नीचे की रोज अब ऊपर दिखाना शुरू कर देगा। अब देखिए सारे फ्रॉम आरटीसी नीचे के दिखा रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर दोबारा से रिवर्स करें तो इट्स गोइंग टू गो बैक। यू कैन काउंट द रोज, तो वो आपको काउंट भी बता देगा कि इस वक्त कितने, काफी कम हो गई हैं। 10,000 से हमने इतनी कम कर दी, बहुत सारा डेटा भी हमने डिलीट किया है, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट। हाँ,
वो तो अभी हमने देखिए अपने एनालिसिस को फैसिलिटेट करने के लिए किया ना, वो तो इतना होना नहीं चाहिए, लेकिन ये हमने कर लिया। मैं आपको सिर्फ चीजें बता रहा हूँ कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। और रीनेम, अनपिवट, पिवट कॉलम्स हो गया, कन्वर्ट टू लिस्ट, एक्सट्रैक्ट पार्ट्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह। ऐड कॉलम मैंने आपको एग्जांपल से, अच्छा ये जो है ना फ्रॉम ऑल कॉलम्स, तो ये दो कॉलम्स को मर्ज करके भी हम दो चीजें बना सकते हैं इसमें। ऑल कॉलम्स को सिलेक्ट करके, जैसे मैं कहूँ कि मैं स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ वियतनाम टू फुलफिल वाया, तो मैं वियतनाम टू फुलफिल वाया, तो वो सारे पे वो नीचे अप्लाई कर देगा, ठीक है, स्ट्रिंग बना देगा। कस्टम कॉलम हमने बना लिया है। कंडीशनल कॉलम अगर हम बनाना चाहते हैं कि लेट्स से कि आई वांट टू क्रिएट अ लेबल फॉर द फ्रीड कॉस्ट, तो कंडीशनल कॉलम क्या होगा कि उसका नाम कस्टम वन है, तो मैं कहता हूँ कि भाई फ्रीड कॉस्ट इज इज लेस देन 1000, तो मैं इसको कहता हूँ कि चीप, ठीक है। और फिर आई कैन ऐड अ क्लॉज हेयर, जिसमें मैं कहता हूँ कि फ्रीड कॉस्ट इज लेस देन का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, तो मैं कहता हूँ कि एक्सपेंसिव। ये लेबल जो मशीन लर्निंग में जो आप लेबल वगैरह बनाने थे, उसमें आप ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं। अब ये उसने ये कस्टम कॉलम आपको बना दिया, आप अपनी तरफ से इस तरह की चीजें बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यू के अंदर ये तो व्यू बार है, फिर ये मुख्तलिफ टूल्स हैं, इसको डायग्नोस्टिक वगैरह ये इतने लेवल पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और अप्लाई करते हैं। तो नाउ वी गेट अ वेरी क्लियर आइडिया कि अब हम पावर बीआई के साथ रैंगलिंग में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी ये चीजें हैं, होम के अंदर चूज कॉलम्स वगैरह। वन ऑफ द, इतने एरर्स कहाँ से आ गए? लेट्स सी के एरर्स कहाँ पर आ रहे हैं। वो जो हमने फिल्टर लगाया था ना उसके डेट के ऊपर, परचेज की डेट के ऊपर, जो हमने फ्रॉम वेयर हाउस वाला जो था, परचेज रिक्विजिशन की जो डेट थी उसमें था फ्रॉम आरडीसी, वो हमने कह दिया कि भाई फिल्टर आउट कर दो, उससे वो 6-7 हज़ार रोज गायब हो गई हैं, ये चक्कर हुआ है। अब फॉर सम रीजन दिस इज गिविंग एन एरर, वी कैन जस्ट डू अवे विद दिस, ये कोई, उसको मैं एरर को बाद में रिमूव कर लूंगा, कुछ गलती हो गई होगी, ठीक है, इट हैपेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब आप लोगों का असाइनमेंट बेसिकली ये है कि ये सारा काम आपने करना है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट द एनालिसिस। मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा कि एनालिसिस करने की आपने पहले स्ट्रेटेजी लिखनी है कि व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, यू डोंट हैव टू स्टार्ट राइट अवे। आप हर चार्ट को पहले आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे। अब आपने रैंगल कर लिया, आपने बेसिक चीजें समझ ली, अब अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर आप एक एनालिसिस की स्ट्रेटेजी बनाएं कि मैंने पेजेस कौन कौन से बनाने हैं, ठीक है, मैंने किस पेज पे क्या डिस्प्ले करना है, मेरी स्टोरी कैसे बनेगी। अब आपको बेसिकली एक स्टोरी लाइन पूरी की पूरी क्रिएट करनी है बीआई की, उसके बाद फिर आप इस पर काम करें। जैसे प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग का पहले सूडो कोड लिखते हैं, फिर आप इस पर आते हैं। तो पहले इट्स अ वेल थॉट आउट प्रोसेस के बीआई से मुझे क्या चीज हासिल होगी। आपको सारे चार्ट्स तकरीबन करवा दिए, सब चार्ट्स का आपको पता है जो कि अवेलेबल है पावर बीआई में। रैंगलिंग आपने अब सारी कर ली है, जितनी भी हम कर सकते थे वो हमने कर ली है गिवन अवर कंस्ट्रेंट्स। अब आपने बेसिकली बीआई का प्रोसेस सीखना है, स्ट्रेटजी बनानी है कि मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, उसके बाद फिर आप जो है ना वो अपना बीआई के पर पेज वेज बनाना शुरू करेंगे। ट्रायल एंड एरर पे नहीं चलेंगे आपके, भाई ये करके देख लो फिर ये करके देख लो, दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। और किसी को कॉपी भी नहीं करेंगे कि अब अगर जैसे मतलब एक बंदा अपने किसी सेल्स के डेटा सेट पे डैशबोर्ड्स बनाता है, तो भाई वो जरूरी नहीं है कि वो डैशबोर्ड्स आपके लिए भी अप्लाई हो। आपका डेटा और है, आपके मामला और हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स और हैं, you can take the ideas from there but you don't have to replicate someone else's chart। जैसे कि फॉर एग्जांपल you can't replicate someone else's code क्योंकि वो आपकी समझ में नहीं आएगा। आप अपना एग्जीक्यूट तो करके दे देंगे, लेकिन बीआई को थोड़ी आप रीयूज कर सकते हैं। बीआई तो आपकी पूरी स्टोरी लाइन में चीज फिट होनी चाहिए ना, तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि अभी समझ नहीं आ रही, अब इसको पता नहीं क्या हो गया। चलें ठीक है, मैं अभी आपको असाइनमेंट दे देता हूँ, वो आपने नेक्स्ट ट्यूसडे तक कंप्लीट करनी है। मैं भी इसमें अपने चार्ट्स भर के लाऊंगा, सो वी विल कंपेयर द स्टोरीज। और ट्यूसडे को मैं आपको जो डैक्स जो है उसका जो क्वेरी लैंग्वेज है, हम डैक्स पे कोई अपने जो उसकी मेन कमांड्स हैं 5-10, वो हम देख लेंगे कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ताकि आपका पावर बीआई का जो मामला है वो अगले हफ्ते पूरा खत्म हो जाए। फिर हम मेन चीज देखें, दिस इज नॉट अ कोर्स के जो आप
क्या कहते हैं, दिस इज नॉट अ बीआई कोर्स कि मैं आपको बीआई के टूल सिखा रहा हूँ। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि रैंगलिंग में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पर्सपेक्टिव क्या होता है, प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व की जाती हैं, वो आपके बिजनेस में किस तरह फिट इन करेंगी। दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न। और भी एक स्किल सेट होना जरूरी है, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग सीएस के ग्रेजुएट्स के जीपीएस होते हैं, स्किल सेट नहीं होती। तो आई डोंट एग्री विद टीचर्स जो कि कहते हैं हम तो थ्योरी पढ़ाएंगे, हैंड्स ऑन तो तुम कहीं से भी सीख सकते हो। दैट इज नॉट द वे। हैंड्स ऑन आपको करके दिखाना होता है बच्चों को सिखाने के लिए। बच्चे खुद से कुछ भी नहीं करते हैं जब तक कि उनके सर पे ना पड़े। ठीक है, तो आपको बेसिकली एक मिक्सचर लेके चलना होता है थ्योरी का और इसका स्किल सेट का। तो आजकल चूंकि हर चीज अब अपनी ही थ्योरी के साथ आ रही है, तो लिहाजा हम पूरा का पूरा टूल्स पे इस कोर्स में फोकस कर रहे हैं। दैट्स द पॉइंट। वरना बीआई की थ्योरी भी है, वो हम बीच में कुछ थोड़ा बहुत उसका सेशन देंगे आपको। मोबाइल बीआई वगैरह के ऊपर थोड़ी सी जो टेक्नोलॉजीज हैं और आईओटी वगैरह की टेक्नोलॉजीज हैं, उन पे हमें एक दो लेक्चर्स करने पड़ेंगे, लेकिन पहले हमारा ये पावर बीआई खत्म हो जाए। ठीक है, तो बहरहाल ये चीज तो पता नहीं क्या हो रही है, तो लेट मी जस्ट फिनिश दैट। अच्छा, लोग तो जा रहे हैं यार सब। अरे ठीक है, सही है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।